2023 एनिमे के लिए क्या गजब साल रहा है। हमको ऐसे ऐसे एनिमे देखने मिले कि मन करता है ये भी मेरा फेवरेट, ये भी मेरा फेवरेट। किस किस को टॉप लिस्ट में डालूं? ये नौबत आ गई है कि मुझे डीमन स्लेयर और अटैक ऑन टाइटन को ऑनरेबल मेंशंस में डालना पड़ रहा है क्योंकि मुझे स्पॉट्स चाहिए। वैसे भी ये एनिमे हर साल घेरे ही रहते हैं तो इससे कुछ नए एनिमे को भी चांस मिल पाएगा। और इस साल कितने रिटर्निंग शोज भी पीक किए हैं। जुजुत्सु काइसेन, मुशोको टेंसेई, कैसे रैंक करोगे इनको? पर फिर भी तुम्हारे भाई ने एक लिस्ट बनाई है एंड इस लिस्ट का हर एनिमे वर्थ इट है, तो कुछ भी मिस मत करना। नाउ शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, ये लिस्ट मेरे पर्सनल प्रेफरेंसेस के बेसिस पर है, तो डिसअपॉइंट मत होना अगर तुम्हें कोई डिजर्विंग एनिमे थोड़ा सा नीचे दिखाई दे, क्योंकि इस लिस्ट के आधे एनिमे नंबर 1 स्पॉट डिजर्व करते हैं। सेकेंडली, मैंने न्यू शोज को ज्यादा प्रायोरिटी दी है रिटर्निंग शोज के कंपैरिजन में, तो अगर तुमको प्लूटो जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 से ऊपर दिखाई दे तो कंप्लेन मत करना। डिस्क्लेमर समाप्त होता है, लेट्स बिगिन। इंसोमनिएक्स आफ्टर स्कूल। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये कोई महान एनिमे है। सच कहूं तो मैंने ज्यादा स्वीट कपल रोमांस एनिमे देखे ही नहीं है। हो सकता है ऐसे बहुत से और एनिमे हो, इससे अच्छे भी हो, और मे बी एनिमे इस लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। पर मेरे लिए ये एनिमे ऑनेस्टली एक सरप्राइज की तरह था। मैंने इस प्रमाइस में एक हेल्दी रोमांटिक टेक एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोचो, दो लोग हैं जिनको रात में नींद नहीं आती है और इस वजह से वो एक दूसरे से मिलते हैं। ऑब्वियसली उनकी जिंदगी में कुछ तो इश्यूज रहे होंगे, पर ये एनिमे बहुत पॉजिटिव अप्रोच लेता है। वो अपनी रात को जागने की बीमारी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, स्किल सीखते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, करीब आते हैं, अपने इश्यूज शेयर करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। ना ही कोई किसी का मजाक बनाता है, ना कोई किसी चीज को नेगेटिवली लेता है, ना कोई लव ट्रायंगल्स, ना कोई इनसिक्योरिटीज, नो पर्वर्ट मेल स्टीरियोटाइप, नथिंग। सिर्फ दो नॉर्मल लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप में। ऑनेस्टली मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। एंड ऑन अ साइड नोट, मुझे इसका एंडिंग सॉन्ग लैप्स बाय होमकमिंग बहुत पसंद है। आई मे ड्रॉप अ हिंदी कवर रैंडमली। हेल्स पैराडाइज। आई थिंक ये भी एक ऐसा शो है जिसको लोग टॉप 10 की लिस्ट में देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसको काफी नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इट्स एनिमेशन। इसको मापा ने एनिमेट किया है और ये डार्क ट्रियो में 3rd एंट्री है, तो सब लोग शायद यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको जुजुत्सु काइसेन और चेनसॉ मैन लेवल ट्रीटमेंट मिलेगा, जो कि नहीं हुआ। अगर तुम इसको उस लेंस से ना देखो तो प्रोडक्शन क्वालिटी मुझे ऑनेस्टली उतनी खराब भी नहीं लगी। एनिमेशन यहाँ कोई स्टैंड आउट नहीं है, बट खराब भी नहीं है। उसके अलावा प्लॉट वाइज आई एब्सोल्युटली लव दिस वन। काबिमारू एक एलीट शिनोबी है। वो मरना चाहता है पर नहीं भी मरना चाहता। उसने जिन लोगों को मारा है वो उसके बोझ के तले दबा हुआ है, पर वो किसी के लिए जिंदा भी लौटना चाहता है। कोई है जो उसको बेहतर बनने के लिए पुश करता है, जो उसे अंधेरों को छोड़कर एक अच्छा इंसान बनने और एक अच्छी जिंदगी लीड करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पर उस पर क्रिमिनल चार्जेस हैं जिनको हटवाने के लिए उसे ऑफर किया जाता है कि वो एक अनजान आइलैंड पर जाए और वहां से एक अमर करने की बूटी एलेक्सर ऑफ लाइफ लेकर आए। ऐसा करने पर उस पर लगे सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे और वो एक नॉर्मल जिंदगी लीड कर पाएगा। वो बहुत से और लोगों के साथ उस आइलैंड पर जाता है और वहां जो रेवलेशंस होते हैं मुझे बहुत एंगेजिंग लगा। ये एनिमे तुम्हारा टाइम वेस्ट करने में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता है और रैपिडली प्लॉट को प्रोग्रेस करता है, और इसीलिए मैंने इसे बहुत एंजॉय किया। एंड आई थिंक मेरे जैसे काफी लोग होंगे जिनको स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी फोकस्ड एनिमे पसंद है, उनको भी ये डेफिनेटली पसंद आएगा। हेवनली डिल्यूजन। ये एक काफी लेयर्ड स्टोरी है, फोरशैडोइंग, कॉम्प्लेक्स थीम्स एंड प्लॉट लाइन से भरी हुई। ऑन द सरफेस ये दो लोगों के बारे में है जो हेवन ढूंढ रहे हैं एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, जिस एपोकलिप्स के बारे में भी हमें अब तक कुछ खास नहीं बताया गया है। हम बस एक चीज जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसा हुआ है जिससे यहाँ अजीब से मॉन्स्टर्स आ गए हैं एंड मैनकाइंड हैज फॉलन। इसका प्लॉट मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, इंडिविजुअल कैरेक्टर लेवल मिस्ट्रीज से लेकर पूरे वर्ल्ड लेवल की मिस्ट्रीज तक। ये एनिमे बहुत लोगों के रेडार के नीचे से चला गया, बट लिख कर रख लो, आने वाले टाइम में दिस एनिमे विल शो यू वंडर्स। इसका प्रोडक्शन, राइटिंग, एनिमेशन सब कुछ टॉप क्लास है एंड यू शुड डेफिनेटली नॉट मिस दिस वन। एंड वार्निंग, इट डील्स विद वेरी मैच्योर थीम्स, अनफुलफिल्ड लव, suicide, sexual harassment and much more. So watch it at your own discretion. Jujutsu Kaisen Season 2. All right guys, गाली देने की जरूरत नहीं है, मतलब हूँ मैं एंटी शॉनर। देखो ये सीजन बहुत अच्छा था, द पीक ऑफ JJK लेजेंड, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैड सम वेरी टफ कंपटीशन दिस ईयर। मेरा पर्सनल बायस दूसरे शोज की तरफ होने की वजह से या फिर नए शोज को प्रायोरिटी देने की वजह से ये इस लिस्ट में इतना नीचे रह गया, बट अगर उसको साइड कर दें तो माय गॉड व्हाट अ सीजन। क्या कुछ नहीं हुआ इस सीजन में। ये एनिमे एट दिस पॉइंट शोनन्स क्या कर सकते हैं उस लाइन पर खड़े होके नंगा नाच कर रहा है। गोजो का सील होना, तोजी का वापस आना, नानामी का इस चोटी वाले को कुत्ता बनाना, जोगो का सबको कुत्ता बनाना और फिर सुकुना का जोगो को कुत्ता बनाना, और बाकी सबका भी यूजी का ब्रेकडाउन, नानामी एंड नोबारा, यूजी और तोदो का माहितो को कुत्ता बनाना और फिर केंजाकू का पूरे जापान को कुत्ता बनाना। डैम, अ लॉट फॉर जस्ट वन आर्क। बाकी फुल रिव्यू देखना हो तो चेक आउट दिस वीडियो और दिस वीडियो।
नंबर 6, लिंक क्लिक सीजन 2। लिंक क्लिक टेक्निकली कोई एनिमे नहीं है, ये एक चाइनीज डोंगुआ सीरीज है, बट माय गॉड इज इट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू एक्सिस्ट। फर्स्ट सीजन तो मेरा फेवरेट था ही, बट सेकंड सीजन के साथ जो इन लोगों ने अचीव किया है, I am honestly speechless. How can they make a season 2 so good of an already superior show? सेकेंड सीजन डायरेक्टली फर्स्ट सीजन के इवेंट्स के बाद शुरू होता है और पहले सीजन की वजह से मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, प्राइमरीली थ्रिल एंड सस्पेंस के एस्पेक्ट्स को लेकर, लेकिन मैं काफी खुश हूं कि उसके साथ साथ मेकर्स ने अच्छी कैरेक्टर राइटिंग का भी ध्यान रखा है और ये एनिमे तुमको इमोशनल करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ता है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि बैंगर्स ओपनिंग्स एंड एंडिंग्स, प्रीमियम एनिमेशन क्वालिटी एंड क्रिएटिविटी विद बैक स्टोरीज एंड इन्फॉर्मेशन डंप्स truly make it a worthy successor of an already top tier season 1. Take a bow. नंबर 5, मुशोको टेंसेई सीजन 2। जब मुशोको टेंसेई शुरू हुआ था तब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए जानता था और वो है ओछापन। फिर वही सेक्स सुक्स की बातें। उसके अलावा हाँ, एनिमेशन क्वालिटी, स्टाइलाइजेशन, अमेजिंग वर्ल्ड, इंप्रेसिव एंड डाइवर्स कैरेक्टर्स, बहुत कुछ था इसके बारे में जो अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने इससे वो एक्सपेक्ट नहीं किया था जो इसके सीजन 2 ने मुझे दिया। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मुझे नहीं दिया, दिखाया। For the first time in the history of anime, an arc about main characters PP not getting up. और पूरा सीजन उसको ओवरकम करने के बारे में था और मुझे इसके फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक एक एक चीज बहुत पसंद आई। फिलॉसफीज, कैरेक्टर ग्रोथ, द स्लोइंग डाउन ऑफ द वर्ल्ड एंड द काइंड ऑफ वार्मथ एंड होप दैट इट प्रोवाइड्स ऑनेस्टली डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज। उसके अलावा प्लॉट डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। माय फेवरेट गर्ल सिल्फी पूरे सीजन में छाई हुई थी और हमें एक और कैरेक्टर के बारे में पता चलता है जो रियल वर्ल्ड से इस दुनिया में आया है और सारे पीसेस स्लोली बट श्योरली अपनी अपनी जगह मूव कर रहे हैं। इस सीजन पर अगर मेरे डिटेल थॉट्स जानने हो कि मुझे किस हद तक पसंद आया है तो इस वीडियो को देख लेना या इस वीडियो को। मूविंग ऑन, नंबर 4, प्लूटो। क्या इस लिस्ट में प्लूटो को मुशोको टेंसेई, लिंक क्लिक और जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के ऊपर होना चाहिए? फील फ्री टू डिबेट, बट उन शोज के पास एक एडवांटेज था, एक प्रीवियसली सेटअप की हुई स्टोरी का, एंड अब उनके पास फ्री ग्राउंड था उन कैरेक्टर्स के साथ उन्हें जो करना है वो कर सकें, एंड उनके उस फेस को एक कंप्लीटली नए शो से कंपेयर करना एक अनफेयर कंपैरिजन होगा, इसीलिए मैंने नए शोज को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। खैर, अगर बात करें प्लूटो की तो ये एनिमे एंड मांगा स्पेस के वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड ऑथर नाओकी उरासावा के वर्क से अडेप्टेड है। इन्होंने मॉन्स्टर भी लिखी है एंड ऑनेस्टली his writing style is amazing. वो सब कुछ बहुत पर्पसफुली और मीनिंगफुली लिखते हैं और अगर तुम मॉन्स्टर फैन हो तो तुमको ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि दोनों शोज के आर्ट स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, कैरेक्टर डेप्थ और मिस्ट्री बिल्डिंग में काफी सिमिलैरिटीज एंड पैरेलल्स हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज, ये स्टोरी ओसामू तेजुका के क्लासिक हिट कैरेक्टर एस्ट्रो बॉय को एक ट्रिब्यूट है जिसको बहुत ब्यूटीफुली ह्यूमन इमोशंस के साथ क्राफ्ट किया गया है। फुल रिव्यू के लिए इस वीडियो को चेकआउट करना ना भूले, हाईली रिकमेंडेड, वीडियो और एनिमे दोनों। नाउ हम मूव कर रहे हैं मेरे टॉप 3 एनिमे ऑफ द ईयर की ओर, तो उससे पहले ऑनरेबल मेंशंस हो जाएं। नंबर 3, स्किप एंड लोफर। ये एनिमे बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा एंड ऑनेस्टली मैंने भी नहीं देखा होता अगर मुझे सीजनल एनिमे पे वीडियो नहीं बनानी होती। इट इज दैट अंडररेटेड। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है और इसको डिस्कवर कर पाना ही बहुत मुश्किल है, बट नाउ दैट मैंने तुम्हें बता दिया है तुम इसको मिस नहीं कर सकते। और इसके आउटलुक से ये तुमको एक नॉर्मल हाई स्कूल रोमांस एनिमे लग सकता है एंड ऑनेस्टली ऐसे एनिमे के लिए मेरे दिल में भी कोई खास रेस्पेक्ट नहीं होती है बिकॉज दे आर ऑफन यूज्ड एज चीप मनी मेकिंग मशीन्स जैसे बट बिलीव मी व्हेन आई से दिस इज लेजिटिमेटली द बेस्ट थिंग आई हैव लेड माई आईज ऑन।
लव यू डार्लिंग। रोमांस इसमें एज सच ज्यादा डायरेक्ट नहीं है। इसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स वो सब उतना फोकस में नहीं है, बस कुछ लोग हैं। प्लॉट एकदम सिंपल है। एक लड़की अपनी एजुकेशन के लिए एक छोटे से टाउन से एक बड़े शहर आती है और वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती है, और जिस तरह के लोग उसे मिलते हैं, जिस तरह के बॉन्ड्स वो वहां पर फॉर्म करती है, ऑनेस्टली अगर असल जिंदगी में भी लोग इसी तरह से हों तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। इस एनिमे में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है, वो शायद मैं तुम्हें बोल के नहीं समझा पाऊंगा। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। इसके सभी कैरेक्टर्स बहुत वेल डिफाइंड एंड वेल रिटन हैं। चाहे वो आपस में लड़ाई करें, चाहे वो कई बार एक दूसरे का अच्छा ना चाहें, पर तुम हर किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स, सिचुएशंस और बिहेवियर्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। सब कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि तुम चाहकर भी उनको हेट नहीं कर पाओगे। सभी रिलेशनशिप्स प्लेटोनिकली अपने अपने पेस पर डेवलप होती हैं, खासकर हमारा मेन पेयर, जहां नेसेसरीली कोई किसी को चेज नहीं कर रहा है, बल्कि वो जेन्युइनली बस एक दूसरे को एज फ्रेंड्स पसंद करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं और धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को समझते हैं। जैसा मैंने इंसोम्नियक्स के बारे में भी बोला, द रिलेशनशिप्स जस्ट फील सो वार्म एंड हेल्दी। दे ऊज आउट पॉजिटिव एनर्जीज और ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। बस दोनों में फर्क इतना है कि ये उसको 10 गुना और ज्यादा अच्छा करता है, और ज्यादा बड़ी और डाइवर्स कास्ट के साथ। आई हाईली सजेस्ट वॉचिंग स्किप एंड लोफर। Please do not miss. Number 2, Frieren. I wanted to put it on number 1, but मैं क्या करूं? खैर, ये एनिमे लेजिट माय एनिमे लिस्ट पर कंटिन्यूसली नंबर 1 स्पॉट पर बना हुआ है इतने लंबे टाइम तक, और ऐसा कभी नहीं होता है। यूजुअली वहां FMA भी रहता है, और अगर कोई एनिमे गलती से वहां पहुंच जाए तो उस एनिमे के हेटर्स या फिर FMAB के फैंस उस एनिमे को डाउनरेट करके नीचे पहुंचा देते हैं। बेसिकली उसको उसकी औकात याद दिला देते हैं। बट फ्रीरन इज सो गुड कि उसका मुझे नहीं लगता कोई हेटर है। वो टॉप पर बना हुआ है। दिस एनिमे has no enemies। ये एनिमे हर एस्पेक्ट में इतना प्यारा है। सुंदर विजुअल्स, एक थॉट प्रोवोकिंग जर्नी और बेहद सूदिंग म्यूजिक। प्लॉट वाइज ये शुरू होता है वहां से जहां एक हीरो पार्टी ने डीमन किंग को हरा दिया है। जहां सारी स्टोरीज खत्म होती हैं, ये एनिमे वहां से शुरू होता है, और ये पोटेंशियली किसी भी स्टोरी के सबसे बोरिंग एस्पेक्ट को एक अनएक्सपेक्टेड स्पेक्टिकल में बदल देता है। उस एडवेंचर पार्टी में एक एल्फ थी, फ्रीरन, जिसका लाइफ स्पैन बहुत लंबा है। 50-70 साल बीत जाने के बाद जब उसके बाकी साथी बूढ़े हो जाते हैं और मरने लगते हैं, तब वो अपनी डीमन किंग वाली जर्नी के पाथ को वापस से ट्रेस बैक करने की कोशिश करती है। उसे जानने मिलता है कि जिन चीजों को वो उतना महत्व नहीं देती थी, जो उसके लाइफ स्पैन के हिसाब से बहुत ही छोटा सा पार्ट है, वो एक्चुअली कितना इंपॉर्टेंट है। वही सबसे ज्यादा मीनिंगफुल और अच्छा समय था। उसको इस जर्नी से जानने मिलता है कि जिंदगी में वाकई क्या चीजें हैं जो जरूरी हैं, और तुमको एज अ व्यूअर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता है, एक ऐसे शख्स के POV से जो इंसानों के कंपैरिजन में बहुत लंबा जीता है, जिससे तुम समझ पाते हो कि लॉन्ग टर्म में क्या चीजें ज्यादा जरूरी हैं और हम जिन चीजों की चिंता करते हैं वो कितनी टेम्पररी हैं। इसको मैड हाउस ने बनाया है, जिसने हमको अनगिनत मास्टरपीसेस दिए हैं, एंड दिस अडेप्टेशन इज अमेजिंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल सीनरी, ब्रेथ टेकिंग एंड फ्लूइड animations, amazing characters and philosophies, and obviously great music by Ivan Call. This was honestly the biggest surprise for me in 2023, and now possibly also one of my most favorite anime of all time. And now the best show of the year and one of the best things to have happened in the history of media ever. विनलैंड सागा सीजन 2। ये शो इतना अच्छा है कि सीजन 2 को लेस प्रायोरिटी देने के बावजूद ये नंबर 1 स्पॉट पे है। जब लोग बोल रहे थे कि विनलैंड सागा हैज चेंज्ड एंड रेवोल्यूशनाइज्ड व्हाट अ सीनन एनिमे कैन डू, मैं सोच रहा था कि ठीक है भाई, होगा अच्छा, बट कितना अच्छा, ऐसा भी क्या ही कर दिया होगा। बट फिर जब मैंने इसके एपिसोड्स आने के बाद इसको बिंज वॉच किया, आई वाज लाइक, ओह डैम, this was a completely new thing that I personally have ever experienced in a story. And it actually made me wonder, are there any do's and don'ts with stories, pacing, fights, entertainment, balance? क्या इन चीजों का ध्यान रखना वाकई उतना जरूरी है, या तुम वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स और उनकी आइडियोलॉजीज के क्लैश एंड रेजोल्यूशन के थ्रू भी स्टोरी को प्रेजेंट कर सकते हो और सारे नॉर्म्स को ब्रेक करके एक अनकन्वेंशनल मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हो? दिस सीजन गेव कैरेक्टर्स द टाइम टू ब्रीथ, कि वो ठहर सकें, सोच सकें, इंट्रोस्पेक्ट करें, कम्युनिकेट करें और अपने इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व करें। दुनिया में कुछ भी बड़ा करने से पहले तुमको खुद को एक बेहतर इंसान बनने की जरूरत है। थॉरफिन जिस चीज को अपनी जिंदगी का मकसद समझ
समझ रहा था जब उससे वो छिन जाता है तब उसको एहसास होता है कि जिस भी चीज को वो चेज कर रहा था वो कितना मीनिंगलेस है, उसका कोई एक्चुअल आउटकम नहीं है। और तब वो फैसला करता है उस जिंदगी को पूरी तरह से पीछे छोड़कर एक वायलेंस लेस पाथ लेने का। पर ये उतना आसान भी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि तुमको लड़ाई नहीं करनी जरूरी नहीं कि दूसरे लोग तुमसे नहीं लड़ेंगे या तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। और जब तुम ऐसी सिचुएशन को फेस करोगे जहाँ से कोई एस्केप नहीं है, जहाँ लड़ने का कॉज भी जस्टिफाइड है, क्या तुम वहाँ भी नॉन वायलेंस का रास्ता चुन पाओगे? वो अपनी जिंदगी को स्लो डाउन करता है ताकि मीनिंगलेस चीजों से खुद को दूर कर सके और इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सके। ये कोई स्टोरी का पेसिंग इशू नहीं है। अगर तुम्हें ये बोरिंग लगा तो वो तुम्हारी ही खराब आदत का नतीजा है कि तुमने खुद को शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट के लिए कंडीशन कर रखा है, क्योंकि ये शो लेजिट परफेक्शन है। ये एनिमे सिर्फ एक शो नहीं है बल्कि जिंदगी, लोग, रिलेशनशिप्स, ह्यूमैनिटी, finding a purpose, self-growth, self-forgiveness and moving on towards a better future and creating that future जैसी चीजों के बारे में ज्ञान का भंडार है। और मापा ने भी इसके प्रोडक्शन में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी। जितनी अच्छी इसकी थीम्स, स्टोरी एंड राइटिंग है उतना ही अच्छा है इसका प्रोडक्शन वैल्यू और उतने ही सुंदर है इसके विजुअल्स। खुद पर एक एहसान करना और प्लीज अगर विनलैंड अब तक नहीं देखा हो तो जरूर देखना, और अगर अभी समझ ना आए तो 5 साल बाद फिर से देखना, फिर भी ना आए तो उसके 5 साल बाद दोबारा देखना। कभी ना कभी जरूर आएगा और जब आएगा यू विल बी अ डिफरेंट मैन और वुमेन। एंड बस यही थी मेरी लिस्ट और मैं जानता हूँ बहुत सारे एनिमे अभी भी रह गए होंगे, बट क्या कर सकते हैं, देयर आर ओनली 10 स्पॉट्स। अगर मुझसे कुछ रहता हो तो तुम अपनी टॉप 10 लिस्ट मेंशन कर देना कमेंट्स में, ताकि जो मैंने मिस कर दिया वो और लोग मिस ना कर दें और लोगों को और भी बहुत सारे हिडन जेम्स डिस्कवर करने मिले। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।